तो हेलो एंड वेलकम जितने मेरे शिक्षक साथी हैं, भावी शिक्षक साथी बीपीएससी 7th फेज का एग्ज़ाम देने वाले हैं दोस्तों, उन सबों के लिए मैं आज डॉक्टर रंजीत सिंह आईएएस मिशन 50 के द्वारा जो सेट दिया गया है दोस्तों, मार्केट में चल रहा है, उसका मैं आज दोस्तों तीसरा प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए ला रहा हूं दोस्तों। आपने 2 सेटों पे दोस्तों व्यू तो मतलब देखा तो ठीक ठाक है, लेकिन दोस्तों उस हिसाब से आप ना तो लाइक करते और ना ही दोस्तों सब्सक्राइब करते, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो, और पॉजिटिव कमेंट करें दोस्तों। और आते हैं दोस्तों आज के सेशन पे बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। ठीक है दोस्तों, तो आज का पहला क्वेश्चन है ऑफ साइट। पहला क्वेश्चन है क्या दोस्तों, ऑफ साइट एटीएम क्या है दोस्तों। एटीएम के बारे में तो सबको पता होगा दोस्तों, क्योंकि एटीएम से तो हर व्यक्ति ने अपने लाइफ में पैसा जरूर कुछ ना कुछ निकाला होगा। तो पूछ रहा है कि ऑफ साइट एटीएम क्या है दोस्तों। तो ऑफ साइट एटीएम जो होता है दोस्तों, ऐसा एटीएम जो बैंक परिसर को छोड़कर, मतलब बैंक वाले एरिया को छोड़कर किसी अन्य स्थानों पर हो। ठीक है दोस्तों, जहाँ पे बैंक वगैरह नहीं हो वहाँ पे एटीएम नहीं होना चाहिए, दूसरी जगह पे होना चाहिए, तो उसको बोला जाता है दोस्तों ऑफ साइट एटीएम। ध्यान रखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है कि बीमित पॉलिसी समझौते के तहत कवर की गई घटना को क्या कहा जाता है दोस्तों। हर व्यक्ति दोस्तों अपने लाइफ में बीमा करवाता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बीमित पॉलिसी समझौते के तहत कवर की गई घटना को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो प्रावधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रावधान कहा जाता है। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे। नाटो का मुख्यालय स्थित है दोस्तों। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको नाटो का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। नाटो का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों ये इसी नाटो में की सदस्यता के कारण यूक्रेन को दोस्तों रसिया जो है मार के बर्बाद कर दिया, बम मार के दोस्तों। क्योंकि नाटो का एक नियम है, नाटो में मुश्किल आती पूरा यूरोपियन यूनियन का जो सदस्य है दोस्तों 30 से 31 कंट्री है, और अगर एक भी कंट्री के साथ युद्ध होता है तो नाटो का पूरा जो है सेना उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसी कारण दोस्तों यूक्रेन पड़ोसी है रूसिया का, तो इसलिए चाहता था कि रूस की अगर ये क्या हुआ नाटो का सदस्य बन जाएगा तो अगर हम यूक्रेन को मारेंगे तो ये 300 देश मिलकर हम पर वार करेगा, तो हमको ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए दोस्तों सदस्यता लेने से पहले दोस्तों यूक्रेन उसको बर्बादी के कगार पे ले गया है, तो ध्यान रखिए। चलिए तो बात हुआ, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि नाटो का मुख्यालय स्थित कहाँ है दोस्तों। तो नाटो का मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है दोस्तों। तो 22 भाषा का उल्लेख है दोस्तों। कितनी भाषा का उल्लेख है, तो 22 भाषाओं का उल्लेख है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है दोस्तों। आप प्रस्तावना पढ़े होइएगा दोस्तों, तो प्रस्तावना में कह रहा है कि कौन सा जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है दोस्तों। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको पीसीएस बहुत ज़्यादा टारगेट करती है। तो इसका क्या हो जाएगा, समाजवाद है दोस्तों, है सोशलिस्ट है, प्रजातांत्रिक है, धर्मनिरपेक्षता भी है दोस्तों, और संघात्मक नहीं है दोस्तों। संघात्मक क्या है, नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6 पे। आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था दोस्तों। आज़ाद दस्ता जो है दोस्तों जो है भारत में दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था। अब दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लें। और दोस्तों किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन में डाउट रहता है तो जरूर बेझिझक पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया। मतलब दोस्तों लेबर डिपार्टमेंट जो है दोस्तों किसे दिया गया था, तो वो दिया गया था दोस्तों जगजीवन राम को दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसे लोग जगजीवन बाबू भी प्यार से बोलते थे दोस्तों। ये बिहार के ही थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, और एक शेड्यूल कास्ट से थे दोस्तों, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा चर्चा में रहे थे। ये इनकी बेटी का नाम दोस्तों मीरा कुमार है, जो लोकसभा का स्पीकर भी रह चुकी है, अभी 1-2 सत्र पहले ही दोस्तों रही थी, ठीक है दोस्तों। तो इसके बारे में एक विशेष मैं बात ये बता देता हूं कि दोस्तों इसका कद कैबिनेट में उस समय इतना बड़ा हो गया था कि एक समय में प्रधानमंत्री बनने के कगार पे रेस में आ गए थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या मिला था दोस्तों, तो खाद्य विभाग मिला था, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों, ठीक है। इनका दिमाग दोस्तों ऐसा माना गया कि बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट था, और ये क्या छपरा जिले के थे दोस्तों, जीरादेई नामक गाँव के इनका जन्म हुआ था।
भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे थे, ये तो सबको पता ही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं दोस्तों? तो उपराष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। तो दोस्तों एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संधि का भारत सदस्य है दोस्तों? तो भारत जो है दोस्तों PTBT का सदस्य दोस्तों। आपको दिमाग में आता होगा सर ये PTBT क्या है? तो PTBT का फुल फॉर्म बता देते हैं, घबराना नहीं है दोस्तों। इसका फुल फॉर्म है पार्शियल, ठीक है, न्यूक्लियर टेस्ट बोर्ड ट्रीटी। ध्यान रखिएगा, पार्शियल न्यूक्लियर टेस्ट बोर्ड ट्रीटी होता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे दोस्तों? ये दोस्तों क्या कहते हैं, BPSC 68 मतलब में प्री में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, और ये क्वेश्चन बराबर रिपीट भी होता है। तो इस क्वेश्चन को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। दीपावली के अवसर पर दोस्तों जो है जयप्रकाश नारायण जो थे दोस्तों वो क्या हजारीबाग जेल से वो फरार हो गए थे, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है दोस्तों? तो कह रहा है कि खाद्य और कृषि संगठन है, तो है, बिल्कुल है दोस्तों, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन भी है दोस्तों। बने रहिए सेशन पे। 12 का दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, मतलब दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और डी जो है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है दोस्तों, इसको बोला जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, कौन सा उर्वरक किसान खाद के नाम से जाना जाता है? कौन सा उर्वरक दोस्तों, गाँव में जो खेती वगैरह करते हैं उनको दोस्तों आइडिया होगा इनके बारे में, बताइए कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। दोस्तों इसको किसान का खाद बोला जाता है, फार्मर फर्टिलाइजर के नाम से किसको जाना जाता है दोस्तों? तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे दोस्तों, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल कितनी मात्रा होगी दोस्तों? तो इसको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, सिंपल सा मैथमेटिक्स है, इसमें कुछ लॉजिक है नहीं ज़्यादा दोस्तों। तो एक होता है दोस्तों 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में दोस्तों हो जाता है लगभग आपको 1 लाख लीटर के करीब पानी हो जाता है दोस्तों। आप इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, 1 हेक्टेयर में दोस्तों 10 के पावर 4 मीटर स्क्वायर होता है। और सेंटीमीटर को आप क्या कीजिएगा, मीटर में चेंज कर लीजिएगा, चाहे मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिएगा। उसके बाद 10 के पावर 3 से डिवाइड करके दोस्तों उसको लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 कह रहा है कि केले का कायिक प्रवर्धन होता है। केले का कायिक प्रवर्धन मतलब तो दोस्तों विकास जो होता है केले के क्वालिटी में कैसे होता है दोस्तों? तो वो होता है क्रॉस के द्वारा दोस्तों, संकर के द्वारा, ठीक है। जब भी कोई भी चीज़ का उत्तम क्वालिटी देखना होता है दोस्तों तो क्या करते हो, 2-3 वेराइटी का अच्छा जैसे क्या होता है दोस्तों आजकल तो दोस्तों क्या किया गया, संकर किस्म का मतलब इंसान भी पैदा किया जाने लगा दोस्तों, टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा, मतलब किसी अच्छे इंसान का लेके क्या कहते हैं उसका गुण आ जाए, कैरेक्टर आ जाए। तो इसी तरह से दोस्तों पेड़ पौधा में भी होता है, तो वही संकर किस्म के द्वारा केले का कायिक प्रवर्धन होता है, मतलब आप समझ सकते हैं क्रॉस के द्वारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक तीव्र आर्द्रता ग्राही होता है दोस्तों? क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। क्वेश्चन जो है दोस्तों कह रहा है कि जैसे ही आप क्या कहते हैं वातावरण में मतलब किसी उर्वरक को रखते हैं तो क्या होता है दोस्तों, गल जाता है। तो कौन सा उर्वरक है? तो अब आपके दिमाग में चमक गया होगा दोस्तों, यूरिया को आप देखते हुए खेत में छींटते हैं दोस्तों, उजला कलर का रहता है। जैसे देखिए छींटते हवा में वो जो गलने लगता है दोस्तों, ठीक है। तो यूरिया जो होता है दोस्तों तीव्र क्या होता है, आर्द्रता ग्राही होता है, ध्यान रखिएगा यूरिया। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 पे, खेत में हरी खाद वाली फसल की पलटाई की उपयुक्त अवस्था कौन सी होती है दोस्तों? कौन सी होती है? तो फूल आने से पूर्व की अवस्था जो होता है दोस्तों हरी खाद वाली फसल की पलटाई के लिए उपयुक्त होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, फल के रस में चीनी की सांद्रता मापी जाती है। सांद्रता का मतलब होता है दोस्तों इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कंसंट्रेशन, ठीक है। कह रहा है कि फल के रस में चीनी की सांद्रता मतलब शुगर कितना है दोस्तों, कितना मात्रा में है, ठीक है, कितना मीठा है दोस्तों, तो इसकी सांद्रता कैसे मापी जाती है? तो रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा मापी जाती है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे दूध शुद्ध है कि नहीं, इसको कैसे मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जेली बनाने में पेक्टिन का मुख्य कार्य है। कहता है जेली बनाने में पेक्टिन का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? फलों के रस का थक्का बनाना, ध्यान रखिएगा। हालांकि दोस्तों इसका 2 ऑप्शन दोस्तों इसका अगला जो नेक्स्ट 2 ऑप्शन है वो इसका आंसर होगा नहीं, ठीक है। तो पढ़ना पहले ही पता चल गया तो टाइम क्या बर्बाद करना। बात है क्वेश्चन नंबर 20 पे, कहता है टमाटर का लाल रंग किस रंजक के कारण होता है दोस्तों?
टमाटर तो आप खूब खाते हैं दोस्तों, लाल रंग का, ठीक है, थोड़ा भी पीला होता है तो नहीं लेते हैं, तो बताइए काहे लाल होता है? तो इसका मेन कारण है दोस्तों लाइकोपिन होता है, उसमें क्या होता है, लाइकोपिन के कारण दोस्तों टमाटर का लाल रंग होता है। आप बताइए गाजर का रंग क्यों होता है? तो उसका रीजन दीजिएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21 पे, नींबू का फल प्रचुर स्रोत है। नींबू का फल दोस्तों, नींबू का फल जो है किसका प्रचुर स्रोत है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा सिट्रिक अम्ल का, ठीक है, सिट्रिक अम्ल का। दोस्तों नींबू में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा एसिड जो सबसे ज़्यादा होता है, तो विटामिन सी कह सकते हैं, ठीक है, कौन सा? विटामिन सी रहता है। तो एसिड पूछा जाए तो सिट्रिक अम्ल होता है। अगर दोस्तों मौलिक अम्ल पूछा जाए तो आपसे पूछा जाए तो किसमें सबसे ज़्यादा होता है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसका जो है तो दोस्तों आंसर जरूर बताइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पूछा जाता है दोस्तों। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22 पे, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला जो है दोस्तों कहाँ? नागपुर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला मतलब होता क्या है दोस्तों? देखिए होता क्या है कि खेती वगैरह जो करते हैं दोस्तों, खेती वगैरह होता है, उसके बाद क्या होता है कि सरकार जो है बहुत ही जो अच्छे किस्म का जो क्वालिटी का जो फल वगैरह कुछ भी होती है तो उसको क्या करती है, अपने कंट्रोल में ले लेती है, खरीद लेती है, और उसके बाद दोस्तों उसको मार्केट में मतलब सस्ते रेट में जैसे जनता को प्रोवाइड करना हो तो उस रेट में प्रोवाइड करती है। तो नागपुर के प्रयोगशाला में जाता है और वहाँ पे क्वालिटी के हिसाब से देखते हुएगा कि स्टिकर वगैरह लगा होता है सेब पे, तो वही केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला का काम होता है दोस्तों, कि क्वालिटी मेंटेन करना दोस्तों, कि किसका क्या मतलब फर्जीवाड़ा नहीं हो दोस्तों इस सब के अनाज वगैरह के केस में। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 पर, किस वर्ष नसीरुद्दीन ने बिहार का शासन ख्वाजा जहाँ को सौंप दिया था दोस्तों? तो दोस्तों ये डेट वाला क्वेश्चन हो गया, तो इसको तो आप याद रखना ही पड़ेगा, इसमें कोई दिमाग नहीं काम करता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। कौन सा ईस्वी है? 1394 ईस्वी में। कह रहा है कि किस वर्ष नासिरुद्दीन ने बिहार का शासन ख्वाजा जहाँ को सौंप दिया था? 1394 ईस्वी में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो वो था दोस्तों बख्तियार खिलजी, बहुत ही दोस्तों भटियारा किस्म का आदमी था, मतलब इंडिया के मतलब नालंदा विश्वविद्यालय के बर्बादी में, और इसका बहुत ही मतलब कारण सुनिएगा तो आपको हंसी आएगा दोस्तों। क्या हुआ था दोस्तों? बख्तियार खिलजी को हुआ था क्या? बीमारी, ठीक है, तो जितना भी मुस्लिम वैद्य था क्या था, वो इसका इलाज नहीं कर पाया, तो क्या हुआ कि नालंदा के विश्वविद्यालय के एक वैद्य से बड़ा नाम सुना था उस समय, कहता कि बड़ा इसका नाम सुना है, तो जाओ तो तनिक बताओ तो कि हमारा बीमारी कैसे ठीक कर देगा। बस एक सिंपल उपाय बताया था यहाँ के विद्वान लोग, ठीक है दोस्तों, आयुर्वेदाचार्य क्या कहते हैं, उसके बाद क्या हुआ कि इनका बीमारी जो है ठीक हो गया। तो उसी समय लग गया बख्तियार खिलजी को, ये तो बहुत ही बड़ा ये सब ज्ञान का भंडार है, इसके ज्ञान को ही खत्म कर दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए, मतलब इसी कारण दोस्तों जो द्वेष के कारण क्या हुआ था कि नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दिया गया था। 3 महीने तक केवल पुस्तक जला था, सोचिए कितना बड़ा ज्ञान का भंडार था। और दोस्तों इसका एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया था? तो कुमारगुप्त प्रथम ने बनाया था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 25 पे, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था दोस्तों? बीपीएससी का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, पटना का है और बीपीएससी जो है बहुत टारगेट करती है। तो कौन है दोस्तों? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में, ध्यान रखिएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में दोस्तों गोलघर का निर्माण हुआ था। गोलघर का जो दोस्तों मतलब ऊंचाई जो है 96 फीट है दोस्तों, 96 फीट है, और लगभग मोटाई कहिएगा दोस्तों तो कम से कम 12 फीट है, ध्यान रखिएगा। बात है क्वेश्चन नंबर 26 पे, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? तो अली गौहर ने किया था दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, झंडा गान विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता कौन है दोस्तों? तो इसके रचयिता है श्यामलाल गुप्ता पार्षद हैं दोस्तों। हरिवंश राय बच्चन के क्या कहते हैं जो कहते कृति है, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर का है गीतांजलि, चित्रांगदा, हंगरी स्टोन, बहुत ही और भी इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 28 पे, थायराइड से निकलने वाला हार्मोन है, थायराइड से निकलने वाला हार्मोन कौन सा दोस्तों? तो थायरॉक्सिन है दोस्तों। थायराइड के बारे में तो सबको पता होगा दोस्तों, जब क्या होता है गला में घेगा रोग हो जाता है तो ये इसी के कारण होता है, इसी को बोलते थायराइड वगैरह हो गया। सो थायराइड वगैरह दूसरा होता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं बता रहा था कि थायराइड के कारण क्या होता है कि दोस्तों आपका शरीर जो है अनियमित ढंग से फूल जाएगा, ठीक है, एकदम बेढंगा शरीर हो जाता है दोस्तों, बीमारी से ग्रसित हो जाएगा, आपका स्टेमिना खत्म हो जाएगा, आपको काम करने में मन नहीं लगेगा, एकदम बेचैनी टाइप का होता है, माथा होता है एकदम मतलब हेडेक जैसा लगेगा, फील होगा, ठीक है, तो बड़ा ही बेकार बीमारी हो दोस्तों। अब आता है क्वेश्चन नंबर 29 पे, जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि निम्नलिखित में से कौन है?
तो उबालना दोस्तों हर लेडीज़ को पता होगा, हालांकि ये तो जेंट्स को ही पता है दोस्तों। हम लोग भी जब तक जॉब नहीं होता है तो लड़के लोग भी तो दोस्तों खुद से ही खाना बनाते हैं। तो उबालना पता है दोस्तों, उबाल के भी खाना बनाया जाता है। खदकाना ये भी पता होगा दोस्तों, ठेठी वर्ड हो गया। स्ट्रूइंग, ठीक है, ये भी होता है दोस्तों। तो उपयुक्त सभी है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त सही सभी होगा, तीनों मतलब आंसर हो जाएगा। अब आते हैं ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि है दोस्तों। ढोकला तो दोस्तों कहाँ खाया जाता है, बताइए बताइए, ढोकला कहाँ दोस्तों, गुजरात में खूब चलता है ढोकला, ठीक है दोस्तों। तो ढोकला बनाने के लिए जो विधि प्रयुक्त होती है वह दोस्तों खमीरीकरण, कौन सी है, खमीरीकरण, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को कहते हैं दोस्तों। अरे भाई ये तो आप लोगों का फेवरेट होगा दोस्तों, इसको तो आप ऐसे ही उड़ा दीजिएगा। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तो बाल्यावस्था बोलते हैं, ठीक है, बाल्यावस्था बोलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। जल प्रदूषण का कारण है, जल प्रदूषण का कारण क्या है दोस्तों, कीटनाशक, बिल्कुल कारण है। मनुष्य की क्रियाकलाप, बिल्कुल कारण दोस्तों। मनुष्य क्या करता है, कपड़ा वगैरह धो देता है, मतलब अपना नल मल मूत्र वगैरह उसमें विसर्जित कर देता है दोस्तों। खाना वगैरह बर्तन उर्तन धो देता है, और भी बहुत काम है दोस्तों। बढ़ती जनसंख्या के कारण भी होता है दोस्तों, बिल्कुल सही है। तो तीनों इसका कारण हो जाएगा जल प्रदूषण का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसका उद्देश्य है मनोवैज्ञानिक विकास, मतलब आपका मेंटल विकास होना चाहिए, ठीक है, मनोवैज्ञानिक विकास होना चाहिए, मानसिक विकास भी होना चाहिए दोस्तों, शारीरिक विकास भी होना चाहिए, बिल्कुल। शिक्षा का मतलब केवल दोस्तों नौकरी करके पैसा कमाना नहीं होता। अगर शिक्षा ग्रहण भी कर लीजिएगा दोस्तों आप, एकदम मानवता नाम का चीज़ नहीं है, तो ऐसा इंसान समझिए कि पशु के समान है। तो उसका मानसिक विकास भी होना चाहिए, शारीरिक विकास के साथ साथ, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी है दोस्तों। तो सानिया मिर्जा क्या खेलती है दोस्तों, तो टेनिस खेलती है, सबको पता है, लॉन टेनिस खेलती है। पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। अब आते हैं दीपा कर्माकर दोस्तों। दीपा कर्माकर जो है जिम्नास्टिक में बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी दोस्तों, पिछले जो ओलंपिक हुआ था उसमें। इसको दोस्तों सचिन तेंदुलकर जी ने BMW गिफ्ट किया था, क्यों, क्योंकि इसका पोजीशन चौथा है। तो फिर भी, क्योंकि जिम्नास्टिक में दोस्तों क्या होता है, हवा में ही 4 राउंड मार के गिरना होता है दोस्तों। एक होता है ऊपर में लगा हुआ होता है बाउंड्री टाइप का, उसको क्रॉस करते हुए गिरना रहता है, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है दोस्तों, ठीक है। अगर आपका बाय द वे मिस्टेक होगा तो उसी समय आपका पैर वगैरह, उसी समय आपका मतलब मौत तक हो सकता है। दूती चंद जो है दोस्तों धावक है उड़ीसा की, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 35। दालों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, अरे भाई दाल में क्या पाया जाता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 पे। LSD के सेवन से होता है, LSD के सेवन से क्या होता है दोस्तों, तो LSD के सेवन से होता है मानसिक विभ्रम, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। व्यायाम के लाभ है, व्यायाम से क्या लाभ है दोस्तों, तो व्यायाम से लाभ क्या है, भूख लगता है, बिल्कुल दोस्तों। व्यायाम कीजिएगा तो क्या होगा, थकिएगा, थकिएगा तो क्या होगा, भूख लगेगा। अब आते हैं फुर्तीलापन, बिल्कुल दोस्तों। व्यायाम कीजिएगा तो शरीर थोड़ा फ्री महसूस करेगा, क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, रक्त प्रवाह में वृद्धि। तो तीनों ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया, कब चुना गया दोस्तों, तो इसको चुना गया था दिसंबर 1946 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है, तो विभाजन प्रणाली जो है दोस्तों किससे संबंधित है, बताइए बताइए किससे संबंधित है दोस्तों, तो नीति कार्यान्वयन से है। भारतीय प्रशासन विभाजन प्रणाली जो है नीति कार्यान्वयन से संबंधित है दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे दोस्तों। बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है दोस्तों, बताइए। खेती और ग्रामीण विकास के लिए कैसा बैंक होना चाहिए दोस्तों, बताइए। आप लोग का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या होना चाहिए, कृषि यंत्र बैंक होना चाहिए, ठीक है, कृषि यंत्र बैंक होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है, इनमें से कौन जो है 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा सुदीप्तो मुंडले, अशोक कुमार थे, रमेश चंद्र लाहिरी भी थे, अजय नारायण झा भी जो थे दोस्तों 15वें वित्त आयोग के सदस्य थे दोस्तों। अब इसके अध्यक्ष के बारे में बताइएगा, ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 42 पे। आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। आर्थिक विकास का मतलब होता है दोस्तों इकोनॉमिकल, मतलब पैसे से जो विकास का सबसे अच्छा सूचकांक, मतलब क्या होता है, इंडेक्स जो बोला जाता है उसको इंग्लिश में, किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो प्रदान किया जाता है दोस्तों प्रति वर्ष व्यक्ति वास्तव आय में वृद्धि, ध्यान रखिएगा। एक वर्ष में किसी व्यक्ति के वास्तविक आय में कितना वृद्धि हुआ, वह जो है दोस्तों उस व्यक्ति के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा क्या है, मानक, मतलब एक तरह से मानक है, या कह सकते हैं सूचकांक है, या इंडेक्स बोल सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा।
1 साल में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं दोस्तों। 43, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण द्वारा हुआ है? भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण द्वारा हुआ है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका जो हो जाएगा प्रथम उपदेश। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण द्वारा हुआ है दोस्तों? थोड़ा ये क्वेश्चन हमको पढ़ने में थोड़ा अजीब सेंस लग रहा है दोस्तों। तो इसका भारतीय कला में दोस्तों क्वेश्चन का जो लैंग्वेज थोड़ा उटपटांग है, हालांकि इसको आप समझ जाइए कहना क्या चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को, मतलब अपने भारतीय कला के इतिहास में जो कला है दोस्तों, आर्ट में चित्रण के द्वारा दिखाया गया है। तो दोस्तों जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? 35 साल की उम्र में हो गया था। उसके बाद जो प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में, तो उस घटना को दोस्तों चित्रण के द्वारा दिखाया गया, किसमें? भारतीय कला में, इंडियन आर्किटेक्चर में, ठीक है दोस्तों, इंडियन आर्ट में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों निर्वाण की घटना को भी दिखाया गया। तो लेकिन पहली बार, ठीक है ना, पहली बार अगर बोला जाए तो दोस्तों प्रथम उपदेश को चित्रण के द्वारा दिखाया गया था। हालांकि दोस्तों थोड़ा क्वेश्चन का लैंग्वेज है, आप समझ सकते हैं। बाकी दोस्तों ज़्यादा अगर प्रॉब्लम होगा तो बुद्ध के बारे में एक डिटेल वीडियो ही बना दूंगा। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 पे। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किस अभिलेख से होती है दोस्तों? किस अभिलेख से होती है तो बताइए? तो अशोक के अभिलेख से होती है। किसके अभिलेख से होती है दोस्तों? तो अशोक के अभिलेख से होती है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 45 में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है दोस्तों? तो भीमबेटका है दोस्तों। बड़ा ही अजीब, मतलब आप देखिएगा तो एकदम मन मुग्ध हो जाएगा, ऐसा ऐसा आर्किटेक्ट है वहाँ पे दोस्तों भीमबेटका में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 46 पे। आत्मीय सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? आत्मीय सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी दोस्तों? तो राजा राम मोहन राय ने की थी, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 47 पे। किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी दोस्तों? तो वो हुई थी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। देखिए दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में जॉर्ज पंचम जो थे दोस्तों, वो रानी मेरी के साथ क्या आए थे? इंडिया गेट होते हुए दोस्तों दिल्ली में एंट्री लिए थे। और उसी में दोस्तों ये डिसीजन लिया गया था कि कलकत्ता की जो थी पहले राजधानी थी, उसको स्थानांतरित करके दिल्ली कर दिया जाए दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और इसी में दोस्तों जो बंगाल विभाजन था उसको भी रद्द कर दिया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे दोस्तों बिजली वगैरह और दोस्तों नेट वगैरह का बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत मुश्किल से दोस्तों मैं ये वीडियो आप लोग के लिए लाता हूँ। तो दोस्तों जरूर से ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों प्यार दीजिए इसको, और दोस्तों कंप्लीट देखिए वीडियो को। मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, कंप्लीट देखिए, 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको यहीं पर दोस्तों तैयारी हो जाएगा। ये नहीं कि फिर लिखना है, फिर याद करना है। इतना अच्छे से ध्यान से देखिए दोस्तों, जैसे आप फिल्म देखते हैं 3 घंटा का, उसी तरह से कंसंट्रेशन बना के देखिए। क्योंकि फिल्म आपका देखा हुआ 20 साल पुराना भी याद इसीलिए रहता है क्योंकि आपका कंसंट्रेशन बहुत तगड़ा होता है। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 पे। इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? तो किसने भेजा था दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, अकबर द्वितीय ने भेजा था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों राजा राम मोहन राय को राजा भी की उपाधि भी दोस्तों अकबर द्वितीय ने ही दी थी, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 49 पे। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ दोस्तों? बीपीएससी का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको रट लीजिएगा। 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था दोस्तों? कौन था दोस्तों? तो उस समय जो था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अकबर था, ठीक है दोस्तों। बहुत लड़कों को कन्फ्यूजन होता है कि जहांगीर के समय, नहीं दोस्तों, अकबर के समय में हुआ था। जहांगीर के समय में दोस्तों राजदूत वगैरह आए थे, हॉकिंस वगैरह आए थे, लेकिन एक्चुअली में अकबर के समय में दोस्तों स्थापना हुआ था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 51 पे। शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे दोस्तों? किसके चेला थे दोस्तों? तो बाबा फरीदुद्दीन गंज ए शकर के थे दोस्तों। किसके थे? तो बाबा फरीदुद्दीन गंज ये शकर के दोस्तों कौन थे? निजामुद्दीन औलिया जो शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया का दोस्तों दरगाह जो है कहाँ पे? नई दिल्ली में, ध्यान रखें, सॉरी क्या है, नई दिल्ली, निजामुद्दीन मतलब जाइएगा स्टेशन दिल्ली में, तो वहाँ पे है। और दोस्तों वहाँ पे आपको पता ही होगा अजमेर में, अजमेर शरीफ में किसका है तो पता ही होगा दोस्तों सबको, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। इन बादशाहों में से कलंदर के नाम से कौन विख्यात था? कलंदर के नाम से कौन विख्यात था दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, बाबर।
कलंदर किसको बोला जाता है दोस्तों? मुसलमान में दोस्तों, इस्लाम धर्म में एक तरह से कहिए कि मुस्लिम जो क्या कहता है लिपि होता है उसमें दोस्तों कलंदर बोला जाता है, जो बहुत ही बड़ा दिल वाला होता है, बहुत ही दान वगैरह करता है, उसको कलंदर बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 53 पे, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ है? कहने का मतलब है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या बढ़ने के जगह पे घट ही गया था दोस्तों? तो किस में हुआ था दोस्तों? निगेटिव ग्रोथ किस में हुआ था? तो नागालैंड में हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 24 पे, इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? तो कौन जो है विकास परिषद का हिस्सा नहीं है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं वो दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के सदस्य नहीं होते, ध्यान रखिएगा। अब आ गया दोस्तों मिलान करने वाला क्वेश्चन आ गया 55, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में बहुत ही कॉन्सेप्ट को घुसा दिया गया है। तो आइए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा समय देकर डिटेल में। क्वेश्चन कह रहा है कि सरकड़िया आयोग, ठीक है दोस्तों, सरकड़िया आयोग किसके लिए गठित हुआ था? तो केंद्र राज्य संबंध के लिए दोस्तों हुआ था। सरकड़िया कमेटी आयोग जो है दोस्तों केंद्र राज्य संबंध के लिए गठित हुआ था। सी रंगाराजन समिति जो है दोस्तों, सी रंगाराजन समिति किसके लिए गठित हुआ था? तो गरीबी की माप के लिए हुआ था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। गरीबी की माप की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के मतलब कितना गरीबी है दोस्तों में देश में, उस पर कैसे इसको बढ़ाया जाए, तो इसके लिए सी रंगाराजन समिति की मतलब क्या हुआ था दोस्तों, कमेटी बैठाया गया था। अब आता है दोस्तों, बने रहिए सेशन पे। पारेख समिति जो है दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग समिति से है। पारेख समिति का संबंध जो है दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। और नरसिम्हन समिति जो है दोस्तों बैंकिंग सेक्टर में दोस्तों, नरसिम्हा राव के समय में दोस्तों इंडिया में अगर सबसे ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर में काम हुआ दोस्तों तो नरसिम्हा राव के सरकार में हुआ था। और इंदिरा गांधी के सरकार में दोस्तों राष्ट्रीयकरण सबसे ज़्यादा बैंकों का हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो इस हिसाब से इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, मिला लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस क्वेश्चन को 5 स्टार दे लीजिए, इस क्वेश्चन को 5 स्टार दे लीजिए, क्योंकि एक अकेला क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स का जान है एक तरह से। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 पे। क्वेश्चन नंबर 56 पे दोस्तों वो 2 ग्रह है जिनके उपग्रह नहीं है। कौन से 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है दोस्तों? तो बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। अगर दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कौन सा ग्रह जिसके पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है, ध्यान रखिएगा, कमेंट में कीजिएगा। वैसे दोस्तों सबसे ज़्यादा उपग्रह जो है मैं बता ही देता हूँ, शनि के पास है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। लक्षद्वीप द्वीप समूह में स्थित है। लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है दोस्तों? तो अरब सागर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह बताइए कहाँ स्थित है? तो वो है पश्चिम बंगाल की खाड़ी में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? किस क्षेत्र को कहा जाता है विश्व का फलोद्यान? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे संसार की छत कहा जाता है? ठीक है, किसको कहा जाता है छत दोस्तों? तो वो कहा जाता है पामीर का पठार जो है दोस्तों उसको संसार का छत बोला जाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 60 पे, निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है दोस्तों? तो कौन सा है दोस्तों? तो सहारा मरुस्थल है। कहाँ है दोस्तों? तो अफ्रीका में है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि कभी कभी कहाँ है। गोबी जो है दोस्तों मंगोलिया में है। कालाहारी दोस्तों ये भी दोस्तों अफ्रीका में ही है दोस्तों। थार जो है भारत में है, ध्यान रखिएगा, राजस्थान में थार है मरुस्थल। अब आता है क्वेश्चन नंबर 61 पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि निम्न को कालानुक्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। दांडी मार्च, जालियांवाला बाग नरसंहार, भारत छोड़ो आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन। सबसे पहले कौन हुआ था और सबसे बाद कौन हुआ था दोस्तों? तो ध्यान रखिए, इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताता हूँ। तो दोस्तों स्वदेशी आंदोलन जो दोस्तों जब कर्जन किया था, बंगाल विभाजन का बात लाया था, तो उस समय आया था दोस्तों 5-6 के समय में ये घटना हुआ था। उसके बाद हुआ था दोस्तों जालियांवाला बाग नरसंहार, कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। उसके बाद दोस्तों दांडी मार्च हुआ था दोस्तों 1930 ईस्वी में, ठीक है, गांधी जी के द्वारा। और लास्ट में सबसे लास्ट में हुआ था दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो इस हिसाब से आप सजा लीजिए, सबसे पहले हो जाएगा 4, उसके बाद हो जाएगा 2, उसके बाद हो जाएगा 1 और उसके बाद 3। दोस्तों VVI क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है VVI हो गया। मैं 2 क्वेश्चन को बताया हूँ जो VVI, एक जो अभी इकोनॉमिक्स का था और ये जो है क्वेश्चन सबसे बढ़िया है इस सेट का क्वेश्चन, तो इसको टिक मार लीजिएगा। अब दोस्तों ऊपर जो सही जोड़े बनाया तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कह रहा है कि बिपिन चंद्रपाल अरविंद घोष, ब्रह्मो बंधवोपाध्याय, मोहम्मद अली, इसका नाम दिया गया। और नीचे जो है दोस्तों उनके पुस्तक का नाम दिया गया, तो इसको मिलान करना है। तो आते हैं दोस्तों, तो इसका मिलान करते हैं, ठीक है दोस्तों, बने रहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सेशन का। तो इसका जो हो जाएगा दोस्तों बिपिन चंद्रपाल,
विपिन चंद्रपाल जो है दोस्तों, विपिन चंद्रपाल जो है उसके पुस्तक का नाम क्या था दोस्तों? तो न्यू इंडिया था। क्या था? न्यू इंडिया था। अरविंद घोष का क्या है? तो दोस्तों वंदे मातरम है। अरविंद घोष का क्या है दोस्तों? तो वंदे मातरम है। ठीक है। उसके बाद आइए बंधु बंधव उपाध्याय का क्या है? संध्या है। और दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना का कौन सा था पुस्तक का नाम? कॉमरेड था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना का कॉमरेड है, बहुत पूछा जाता है। तो इस हिसाब से इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 62 का हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 3-4 क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन में घुसा दिया गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ाने हेतु कौन सा अखबार निकाला जाता था? कौन सा अखबार निकाला जाता था दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, केसरी। ठीक है, केसरी अखबार जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ाने के लिए निकाला जाता था। ध्यान रखिएगा दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक को दोस्तों भारतीय क्रांति के मतलब असंतोष का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है दोस्तों। थोड़ा गर्म विचारधारा के आदमी थे। और दोस्तों क्या कहते हैं, गणेश पूजा और शिवाजी उत्सव मनाने का श्रेय जो है महाराष्ट्र में इन्हीं को जाता है दोस्तों, स्टार्ट करने का। सबसे पहले गणेश उत्सव हुआ था 1893 में, उसके 2 साल के बाद 1895 में इन्हीं के प्रयास से शिवाजी उत्सव भी स्टार्ट हुआ था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, किसने कहा था दोस्तों? किस इतिहासकार ने कहा था? तो ध्यान रखिएगा, बी.डी. सावरकर ने कहा था। अब बताइएगा दोस्तों, बी.डी. सावरकर जो क्या कहते हैं, एक तरह से अपना गैंग बनाए थे दोस्तों, मतलब टीम बनाए थे दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, अपना अपना होता ना फौज, तो वो था दोस्तों अभिनव भारत था इनका, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 65। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी, किस क्षेत्र में की गई थी दोस्तों? तो की गई थी मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के क्षेत्र में। भील जनजाति के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की गई थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 इसलिए किस लिए दिया गया था? बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया था? तो भाई बिहार को दिया गया तो आपको पता होना चाहिए ना भाई, कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान। ठीक है दोस्तों, कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हालांकि रियलिटी सबको पता ही है दोस्तों कितना सेवा प्रदान हुआ। तो विशेष तो दोस्तों राजनीति का बात हो जाता है। चलिए आते हैं सेट पे। क्वेश्चन नंबर 67 है, किसके द्वारा स्वराज दल की स्थापना की गई? किसके द्वारा स्वराज दल की स्थापना की गई थी दोस्तों? तो चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। वर्ष 1907 में भिकाजी कामा जो भारत की आज़ादी का ध्वज फहराने वाली पहली महिला थी, कौन थी दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, कौन थी दोस्तों, इसका ध्यान रखिएगा। तो मैडम भिकाजी कामा जो थी कहाँ फहराई थी? तो स्टुटगार्ट में फहराई थी, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 69 पे। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? किस वर्ष प्रदान किया गया था दोस्तों? 2006 में। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 70 पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है दोस्तों? कहाँ है दोस्तों? ये त्रिपुरी जगह जो है दोस्तों कहाँ है? तो इसको बताइए। ये है जबलपुर में दोस्तों। जबलपुर कहाँ है दोस्तों? तो ये आप बताइए कमेंट में। ठीक है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जो है 38-39 2 बार लगातार क्या हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। हालांकि दोस्तों 1939 में उन्होंने पटाभी सीतारामैया को हराया था अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए, लेकिन वो जो है कंटिन्यू उसको अध्यक्ष पद पे बने नहीं रहा, और वो क्या किए, उसको छोड़ के अपना एक नया मतलब टीम बना लिए थे दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज मतलब वगैरह पे अपना काम वगैरह करने लगे थे, अपना खुद इंडिपेंडेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग हो के। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। निम्नलिखित में से किसके क्षय होने से सबसे अधिक समय लगता है? निम्नलिखित में से किसके क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, तो ये होता है दोस्तों प्लास्टिक का थैला। प्लास्टिक के थैला को दोस्तों जल्दी आप डिकम्पोज नहीं करते, इसीलिए दोस्तों बार बार जो है प्लास्टिक के पॉलीथीन का जो पन्नी है दोस्तों उसको सरकार बैन करने के लिए उपाय कर दी। क्योंकि दोस्तों आप प्लास्टिक जो पॉलीथीन होता है ना उसको रख दीजिएगा तो 30 साल के अंदर भी दोस्तों 20-20 साल तक गलता नहीं है, इतना मुश्किल होता है उसको गलाना, सड़ता वगैरह नहीं। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 पे। कह रहा है प्रदूषकों को उनके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ दिए गए कूट की सहायता से सुमेलित कीजिए। ठीक है दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या प्रॉब्लम होगा दोस्तों, बताइए। कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या प्रॉब्लम होगा? तो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर आप सूंघिएगा तो आपको श्वास संबंधी रोग हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, श्वास संबंधी रोग ही नहीं होगा दोस्तों, मतलब
तो दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है दोस्तों किसी भी मतलब एक तरह से क्या होता है अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन के कारण दोस्तों जो होता है ना धुआं निकलता है उसको कार्बन मोनोऑक्साइड बोला जाता है। और इसके कारण जो होता है दोस्तों लीवर और किडनी जो होता है क्षति हो जाता है अगर उसको आप ग्रहण करते हैं तो सांस के रूप में। नाइट्रोजन का ऑक्साइड जो है दोस्तों उसके कारण क्या होता है कैंसर हो जाता है। धूल कण के कारण क्या होता है दोस्तों श्वास संबंधी रोग हो जाएगा आपको। शीशा के कारण क्या होता है दोस्तों केंद्रीय नर्वस सिस्टम आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 72 का सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 73 पे दोस्तों यूरो नॉर्म्स बनाए गए हैं। यूरो नॉर्म्स किस लिए बनाए गए हैं दोस्तों? तो वाहनों से निकलने वाली हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए दोस्तों क्या बनाया गया है यूरो नॉर्म्स बनाए गए हैं, ध्यान रखिएगा। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 पे निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषित नहीं होता दोस्तों? कौन है दोस्तों? तो है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड है दोस्तों। कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा क्या होता है दोस्तों ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषित नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। बात है क्वेश्चन नंबर 75 निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य नेशनल पार्क और अभ्यारण्य है दोस्तों। तो कौन सा है दोस्तों? तो है मध्य प्रदेश दोस्तों। मध्य प्रदेश को मतलब इतना ज़्यादा वन्य जीव और अभ्यारण्य दोस्तों इसको टाइगर स्टेट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाघ है। और इसको सोया प्रदेश भी कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्लीपिंग और सिटी कहा जाता है। और दोस्तों इसको सबसे ज़्यादा दाल भी दोस्तों मध्य प्रदेश में भी होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है दोस्तों? कौन सी है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा जैविक खेती। आजकल दोस्तों बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करना। ऑर्गेनिक फार्मिंग करना मतलब ज़्यादा खाद उद का यूज नहीं करना दोस्तों, गोबर वोबर का यूज करना है, ठीक है दोस्तों। और अच्छा से अच्छा फसल को उपजाना है दोस्तों, एकदम पूरा साइंटिफिक मेथड से खेती हो रहा है आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बात है क्वेश्चन नंबर 77 पे नीचे दी गई सूची में उसे चुनिए जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है दोस्तों, ठीक है। कौन हुआ है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा गिर फॉरेस्ट हुआ है दोस्तों। नीचे दी गई सूची में उस चुनिए जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है दोस्तों। तो इसको ध्यान रखिएगा क्या होगा दोस्तों? इसका होगा दोस्तों नंदा देवी, सॉरी दोस्तों गिर फॉरेस्ट नहीं होगा, नंदा देवी जीव मंडल रिजर्व होगा। नंदा देवी जीव मंडल रिजर्व होगा दोस्तों, ध्यान रखिए नंदा देवी जीव मंडल रिजर्व होगा, ध्यान रखिएगा। अब बताइएगा कमेंट बॉक्स में नंदा देवी कहाँ है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 78 पे निम्नलिखित दशाओं में से कौन वैश्विक ताप के असर को इंगित करता है? वैश्विक ताप के असर को कौन सा इंगित करता है दोस्तों? हिमानी का पिघलना, मतलब बर्फ का पिघलना, ठीक है दोस्तों। मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है तभी तो बर्फ पिघल रहा है, सही बात है। सागरीय जल में उत्थान, मतलब बर्फ जो पानी के रूप में बनेगा तो दोस्तों क्या होगा सागर में जल का लेवल ऊपर बढ़ेगा, बिल्कुल सही है। मौसमी दशाओं में परिवर्तन, बिल्कुल सही है दोस्तों। गर्मी ज़्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा मौसम थोड़ा परिवर्तन होगा ही। ग्लोबीय तापमान में वृद्धि, मतलब क्या होगा ओवरऑल तापमान में वृद्धि होगा, बिल्कुल चारों का चारों ऑप्शन सही होगा दोस्तों। तापमान बढ़ने के कारण ये चारों ऑप्शन सही है। अब आता है दोस्तों जंगली गधों का अभ्यारण्य है। जंगली गधा कहाँ दोस्तों? तो जंगली गधों का अभ्यारण्य जो है बताइए कहाँ है दोस्तों? तो गुजरात में है, ठीक है दोस्तों। जंगली गधा कहाँ है? तो गुजरात में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे दोस्तों यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है, किसे की है दोस्तों? क्या कर रहा है यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है, किसको की है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा नीलगिरी जैव मंडल को और नंदा देवी जैव मंडल को, ध्यान रखिएगा नीलगिरी और नंदा देवी जैव मंडल को क्या हुआ अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 और 2 दोनों। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 है निम्नलिखित में से कौन एक जैव अभ्यारण्य यूनेस्को के जैव अभ्यारण्य के विश्व तंत्र की सूची में सम्मिलित नहीं है दोस्तों? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में कौन नहीं है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा कौन नहीं है इसका। इसमें सिमलीपाल जो है उड़ीसा का जो है सिमलीपाल जैव अभ्यारण्य जो है दोस्तों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित नहीं किया गया। बाकी सुंदरवन को किया गया है, अन्नार की खाड़ी को भी किया गया है, नीलगिरी को भी किया गया है। तो इसका आंसर जो है दोस्तों नहीं है, तो इसके हिसाब से सिमलीपाल होगा, ध्यान रखिए। और सिमलीपाल कहाँ पे है? उड़ीसा में है। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82 पे भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है? मतलब दोस्तों सॉलिड जो है अपशिष्ट मतलब खराब कचरा उचरा सबसे ज़्यादा कहाँ पे उत्पन्न होता है दोस्तों? कहाँ पे अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होता है? तो होता है दोस्तों दिल्ली में, ध्यान रखिएगा दिल्ली में होता है सबसे ज़्यादा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कौन प्रोड्यूस करता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका दोस्तों, ये सबसे बड़ा चोर है और सबसे ज़्यादा हल्ला करता है यही।
दोस्तों सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड यही प्रोड्यूस करता है, सबसे ज़्यादा गर्मी पूरे विश्व में यही बढ़ा रहा है। और उल्टा दोस्तों सबको बोलता है कि इसमें शामिल हो, फंडिंग दो, पैसा दो। ये पूरे विश्व में शुरू से ही ऐसे ही राज करता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 84 पे, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? कौन सा कारक है दोस्तों? तो प्राकृतिक बाँस का विनाश। प्राकृतिक बाँस का विनाश जो है दोस्तों, ठीक है, जैव विविधता के ह्रास मतलब नुकसान के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 85, सही युग्म को चुनिए। ठीक है, एलोवेरा, कंदराएँ ये सबको चुनना सही है। तो सही चुनना है दोस्तों। तो खजुराहो जो है दोस्तों कहाँ है? खजुराहो को चंदेल शासक बनाया दोस्तों। चंदेल जो है एक राजपूत शासक था। और खजुराहो का मंदिर जो है दोस्तों मध्य प्रदेश में दोस्तों बहुत ही अमूर्त कला है, प्राचीन अमूर्त कला के बहुत ही अच्छा उदाहरण है। तो ध्यान रखिएगा, सही मिलाया गया। अब आते हैं दोस्तों क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 पे, पेरियार अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। पेरियार अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो जंगली हाथियों के लिए दोस्तों। ठीक है, जंगली हाथियों के लिए पेरियार अभ्यारण्य है दोस्तों। आप बताइएगा पेरियार अभ्यारण्य किस राज्य में है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों। अब आता है क्वेश्चन नंबर 87 पे, कह रहा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कह रहा है कि नीलगिरी, एक दिया गया जैव मंडल स्थल और दूसरा गया कि उसका स्थापना कब हुआ था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो नीलगिरी के बारे में बताइए, नीलगिरी का स्थापना कब हुआ था? तो नीलगिरी का स्थापना जो हुआ था दोस्तों, नीलगिरी का जो स्थापना हुआ था दोस्तों 1986 में हुआ था। सबसे पुराना एक तरह से कह सकते हैं जैव मंडल है। ठीक है, उसके बाद आते हैं दोस्तों नंदा देवी। नंदा देवी का दोस्तों हो जाता है आपका, नंदा देवी का 1989 में हुआ। फिर आता है सुंदरबन का दोस्तों, तो सुंदरबन का हो जाता है आपका दोस्तों, सुंदरबन का हो जाता है अगर देखा जाए तो दोस्तों, सॉरी, नंदा देवी का हो गया 1988 में, और सुंदरबन का हो जाएगा 1989, और कंचनजंगा हो जाएगा दोस्तों 2000 की ईस्वी में। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा। सबसे पहले नीलगिरी हुआ 1986 में, ध्यान रखिएगा। सबसे पुराना जैव मंडल पूछ लिया जाता है कि कौन है, तो नीलगिरी है 1986 में। उसके बाद क्या दोस्तों, नंदा देवी कब? 1988 में। फिर सुंदरबन 1989 में, और उसके 11 साल बाद कंचनजंगा 2000 ईस्वी में बना था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लें। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88 पे, कह रहा है झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? किस वर्ष विभाजित किया गया था दोस्तों? तो लालू यादव के सरकार में दोस्तों बिहार से अलग एक अलग राज्य बना था झारखंड, वो ईस्वी था 2000 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, डेट आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, डेट कब किया गया था? 2000 ईस्वी में हुआ था दोस्तों झारखंड। इसके बाद एक गाना भी निकला था दोस्तों, मिसरी मलाई खैया खैया शकरकंद वाला। अब आता है क्वेश्चन नंबर 89, गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? ठीक है, गरीब का कल्याण हो ऐसा रोजगार अभियान मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2020 में किस जिला से शुरू किया गया था दोस्तों? तो वो था खगड़िया। ठीक है, रामविलास पासवान के एरिया से। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90। ठीक है, देखिए ध्यान रखिए, रामविलास पासवान जो जीतते हाजीपुर से भले ही थे, लेकिन उनका जन्म खगड़िया में था। ठीक है, जन्मस्थली। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 90, 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ दोस्तों? ठीक है, कब प्रभावी हुआ मतलब कब इफेक्ट में आया दोस्तों? तो 21 मार्च 1994 ईस्वी को आया दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा, और ज़रूर आपने पूरा देखा होगा। जितने भी व्यक्ति इस पूरे सेशन को देखते होंगे उनको अपना रिजल्ट ज़रूर पता है, मतलब इम्प्रूवमेंट दिख रहा होगा दोस्तों। तो इसी तरह का और भी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए दोस्तों, लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों चैनल बने रहिए। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।